स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी से पहला पाठ वितान भाग 2 से सिल्वर वेडिंग पढ़ रहे हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? अथवा सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके। यशोधर बाबू की पत्नी समय को अच्छी तरह पहचानती है। वह जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकेगी जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए। व्यवहार भी यही कहता है। दूसरे, उसके व्यक्तित्व के विकास पर किसी व्यक्ति विशेष या वाद का प्रभाव नहीं है। तीसरे, संयुक्त परिवार के साथ उसका अनुभव सुखद नहीं रहा। उसकी इच्छाएं अतृप्त थी। उसके अनुसार मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। अब वह बेटी के कहने के हिसाब से कपड़े पहनती है। वह बेटों के मामले में भी दखल नहीं देती। दूसरी तरफ यशोधर बाबू स्वयं को नहीं बदल सके। वे सदैव किसी न किसी उलझन के शिकार हैं। वे सिद्धांतवादी हैं। इस कारण वे परिवार के सदस्यों से तालमेल नहीं बिठा पाते। उन पर किशनदा का प्रभाव है, जो परंपरा को ढोते हुए अंत में फटे हाल मरे। वे संयुक्त परिवार भारतीय परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु परिवार उन्हें निरर्थकता मानता है। यशोधर बाबू पार्टीबाजी, फैशन, अच्छे मकान में रहना आदि को पसंद नहीं करते। वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन मानते हैं। फलतः वे अलग थलग हो जाते हैं। अंत में उन्हें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? अथवा जो हुआ होगा की 2 अर्थ छवियां लिखिए। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर किशनदा के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं, तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि किशनदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा भी किसी में नहीं थी। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है। दूसरा अर्थ किशनदा का ही है। किशनदा ही उपयोग करते हैं। वे इसे अपने से मिली अपेक्षा के लिए करते हैं। वे कहते हैं, भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर गरीब हो, मरते हो जो हुआ होगा से ही। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, समहाउ इम्प्रॉपर। वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्य का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ गलत जरूर है। यशोधर बाबू इस वाक्य द्वारा आज की वास्तविक स्थिति का सच्चा वर्णन करता है। आज परिवार, समाज और राष्ट्र में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। फिर यशोधर बाबू जैसे सिद्धांतवादी लोगों के लिए ऐसी स्थिति को स्वीकारना सहज नहीं है। उनका तकिया कलाम निम्न संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलना, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग होना, स्कूटर की सवारी पर, अपने से प्रायपन का व्यवहार मिलने पर, डीडी फ्लैट का पैसा न भरने पर, छोटे साले के ओछेपन पर, शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर। इन संदर्भों में स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं। इस कारण वे अपेक्षित रह गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो ये तो हम स्वयं बता सकते हैं
कि किसके जीवन को किसका योगदान मिला है। पहला योगदान अपने माता पिता और गुरुओं का होता है, बाकी बाद में अन्य लोग आते हैं। शोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन-दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन पर मेरे बड़े भाई साहब का प्रभाव रहा है। वे बड़े शिक्षाविद हैं। उन्होंने हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उन्हें कई विषयों का गहन ज्ञान था। परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया था तथा शिक्षक बनना स्वीकार किया। आज वे विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उनके विचार व कार्यशैली ने मुझे प्रभावित किया है। मैंने निर्णय किया है कि मुझे भी उनकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ना है। मैंने पढ़ाई में मेहनत की तथा अच्छे अंक प्राप्त किए। मैंने स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। कई प्रतियोगिताओं में मुझे इनाम भी मिले। मेरे अध्यापक प्रसन्न हैं। मैं बड़े भाई की सरलता एवं सादगी से प्रभावित हूँ। प्रश्न नंबर 5 है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़ आपके अनुभव इस कहानी में कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। तो यह कहानी आज के समय की पारिवारिक संरचना है और उसके स्वरूप का संरेखन करती है। आज की परिस्थिति इस कहानी का मूल्य संवेदन को प्रस्तुत करती है। आज के परिवारों में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर दिखाई देता है। आज के परिवारों में शोधर बाबू जैसे लोग मिल जाते हैं जो चाह कर भी स्वयं को नहीं बदल पाते, दूसरे को बदलता देखकर भी क्रोधित हो जाते हैं। उनका क्रोध स्वाभाविक है, क्योंकि समय और समाज का बदलना जरूरी है। समय परिवर्तनशील है और व्यक्ति को उसके अनुसार ढल जाना चाहिए। यह कहानी वर्तमान समय की पारिवारिक संरचना और स्वरूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से आप कहानी की मूल संवेदना किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे? या फिर हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ियों का अंतराल और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो ये 3 पॉइंट दिए हैं। इनके आधार पर हम कहानी का मूल उद्देश्य या संवेदना स्पष्ट करेंगे। तो इस कहानी के मानवीय मूल्यों, भाईचारा, प्रेम, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हाशिए पर दिखाया गया है। हाशिए का मतलब होता है एक बाउंड्री तय कर देना और उस बाउंड्री से बाहर धकेल देना या उस बाउंड्री तक की सीमित रखना। जैसे कोई पेपर होता है, हम कोई ड्राइंग करने से पहले उस पेपर की आउटलाइन खींचते हैं चारों तरफ से, वो हाशिया कहलाता है। शोधर बाबू अपनी परंपरा के व्यक्ति हैं, जबकि उसके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। इन सब के बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को स्पष्ट करती है। शोधर बाबू स्वयं पीढ़ी के अंतराल को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान व पत्नी उससे आगे है। वह पुराने आदर्शों व मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में भी वे कर्मचारियों के साथ ऐसे ही संबंध बनाए हुए हैं। चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पैंट उन्हें संभव इम्प्रॉपर लगती है। उन्हें अपनी बीवी व बच्चों का रहन सहन भी अनुपयुक्त जान पड़ता है। वे जिन सामाजिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, नई पीढ़ी उनका पुरजोर विरोध करती है। नई पीढ़ी पुरानी सादगी को फटीचरी सिल्वर वेडिंग मानती है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.